नमस्कार, मैं हूं चांद मोहम्मद। आज हमारे साथ में हैं साहित्यकार संजीव ठाकुर। रायपुर के संजीव ठाकुर की कविता स्त्रियां नदियां होती है, इसको हाल ही पत्रिका का सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार हासिल हुआ है। इनकी ये कविता द्वितीय कविता के रूप में चयनित हुई है। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी इसी पुरस्कृत कविता के बारे में, साथ ही इनके लेखन के बारे में। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी कविता स्त्रियां नदी होती है पत्रिका के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के तहत दूसरे पुरस्कार के रूप में चयनित हुई। आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको इस कविता से इस तरह की उम्मीद थी या इस कविता को लेकर आपको लग रहा था कि हाँ, ये कुछ अलग हटके है बाकी कविताओं से? नमस्कार। स्त्रियां नदियां होती हैं। सर्वमंगल्य शिवे साधिकी शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो संसार की जो सृष्टि हुई है वो स्त्रियों से हुई है, और जो भू जगत है, पृथ्वी, जल, पहाड़, पौधे, पेड़, पशु पक्षी और फल, ये सब नदियों के प्लावित जल से प्राप्त हुए हैं। तो स्त्रियों का समाज में, भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्व है। और स्त्री विमर्श जो वर्तमान में बहुत चर्चित है, और मुख्य धारा में दिल्ली में हिंदी की जो बड़ी पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, वो स्त्री विमर्श पर जोर भी दे रही हैं। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्त्रियां सदैव जो हैं नदियों की तरह निश्चल होती हैं, और स्त्रियों ने ही जितने भी सत्पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको जन्म दिया है। और स्त्रियां सदैव महान होती हैं, निश्चल होती हैं। स्त्रियों की जो कल्पना है नदियों से, वो इसलिए है कि जिस तरह निर्झरणी बन के निकलती है और विशाल रूप लेती है नदियाँ, और सबको प्लावित करती है, सबको जल देती है, सबको जीवन देती है, उसी तरह एक नन्ही बच्ची धीरे धीरे बड़े होकर पूरे परिवार को एक वटवृक्ष की तरह पालती है, सबको दिशा देती है, सबको संस्कृति देती है, सबको ज्ञान देती है। तो स्त्रियां नदियां होती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्त्री विमर्श का सब्जेक्ट है, विषय है, और इस पे मैंने लिखा। और ये मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ पत्रिका को कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को इन्होंने चयनित किया है, जिससे नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा और बालिका शिक्षा को बल मिलेगा। क्योंकि स्त्रियां नदियां होती है, एक मतलब बड़े कैनवास पर ये बात जाती है, और इस विमर्श को और दूर तक आगे ले जाना चाहिए। जैसे एक कविता मैंने लिखी थी, बुधिया फिर अनाथ हुई। इसमें भी विस्तृत फलक लिया अपन ने कि एक गरीब बच्ची कैसे धीरे धीरे पलती है, बढ़ती है, और विद्रूप समाज का दोगलापन उसको किस तरह शोषित करता है। ये समाज के लिए एक लेसन है, एक शिक्षा है कि किस तरह नारी शोषण किया जाता है, इसे हमें दूर कैसे करना है, इस पर कैसे नियंत्रण लाना है। तो स्त्रियां नदियां होती है एक सामाजिक संदेश है, एक सामाजिक विद्वेष को दूर करने की एक अभियान की तरह हमने इसको लिखा है। और साधुवाद है पत्रिका को, उन्होंने इसे चिन्हित किया, पहचाना और पुरस्कृत किया। कोई भी कवि जो है अपनी रचना करता है तो पुरस्कार के लिए तो नहीं ही करता है, वो सदैव ये चाहता है कि लोग इसको पढ़ें और इसके पीछे जो संदेश है उसको अमल करें। ये पुरस्कार हासिल करके आपको कैसा लग रहा है? देखिए साहब, हर पुरस्कार जो होता है, आपका तो बहुत बड़ा पुरस्कार है, हर पुरस्कार लेखक, कवि, कथाकार, लघु कथाकार या उपन्यासकार को हमेशा ऊर्जा देता है, प्रोत्साहन देता है कि आप और लिखो, अच्छा लिखो, आगे और भी आकाश है, आशाओं पे आकाश टिका हुआ है। जी जी, आप प्रयोगधर्मी साहित्यकार हैं। आपने कई प्रयोग किए हैं कहानियों में, कविताओं में और उपन्यास में। तो किस तरह के प्रयोग आपके लेखन में रहे हैं? देखिए, मुक्तिबोध जी ने एक ब्रह्म राक्षस शिष्य लिखी थी। जी जी, उसमें उन्होंने अपनी कविता में, अपनी कहानी में कविता भी लिखी थी। पहले कहानी लिखी थी, फिर कविता लिखी थी। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी एक बड़े निबंधकार रहे हैं, तो उन्होंने अपने निबंध में बीच बीच में कविता रखी। तो ये मतलब छायावाद के समय से कविता प्रयोग होता रहा है। तो मैंने एक प्रयोग किया है, एक ही कथानक पे कविता भी है और कहानी भी है। अब मैं उपन्यास लिख रहा हूँ उस पर, एक ही कथानक में कविता, कहानी और उपन्यास। तो मुझको मूलतः प्रयोगधर्मी रचनाकार के रूप में देश में जाना जाता है, और
छत्तीसगढ़ में तो ये स्थापित भी है कि एक ही कथानक में कविता, कहानी और उपन्यास को लिखा जा सकता है और उसको लोग पढ़ते भी हैं, क्योंकि कविता में गागर सागर होता है, कहानियों में थोड़ा विस्तार होता है और उपन्यास में तो अद्योपांत विस्तार होता है। हर छोटी घटना को विस्तृत रूप देख के उसको बड़े कैनवास पे उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो आपने बताया कि जैसे कहानी, कविता और इनको एक ही कथानक और एक ही विषय के साथ आप लिखते हैं, तो लेखन में भी कहीं ना कहीं इनको एक साथ लिखना होता होगा, एक साथ उनको जोड़ना होगा ताकि पाठक को जो मिले वो उस रूप में मिले, वो समझ सके कि कविता, कहानी और इसका एक कथानक है और एक नया प्रयोग है जो मेरे सामने आया है। देखिए, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जी, उसके कारण दृश्य सामने रहता है, थोड़ा मेहनत करने से बचता है पाठक कि मुझको दिख रहा है तो मैं कविता या कहानी क्यों पढूं। लेकिन हमने उसको रोचकता बनाने के लिए एक ही कथानक में कविता, कहानी और उपन्यास, कविता पढ़ के वो समझ सकता है कि क्या लिखा है, गागर में सागर रहता है। फिर आप यदि उसी पे कहानी लिखते हो तो उसको ये आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आप उपन्यास भी पढ़िए, लेकिन कहानी में रोचकता पैदा होती है तो उसको लगता है कि मैं उपन्यास भी पढूं, तो फिर वो उपन्यास की तरफ जाता है, तो उसको पूरी बातें जो हैं पूरे पिक्चर की तरह किताबों में मिल जाती है। तो ये रोचकता होने के कारण इसको लोग पढ़ते भी हैं और गुनते भी हैं और इसके पीछे जो उद्देश्य छुपा होता है या कोई शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कोई भी कविता यदि उद्देश्यहीन है तो वो भटक जाती है, कोई भी कहानी यदि उसमें अच्छा संदेश नहीं है तो वो उतनी रुचिकर नहीं रह जाती, और उपन्यास में यदि संदेश और शिक्षा और उपदेश ना हो तो उसमें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उसको। इसलिए तीनों चीज़ों में हमने उद्देश्य परक कविता, कहानी और उपन्यास लिखा। जी, आपने कहानियाँ लिखी, आपने कविताएं लिखी, आपने उपन्यास लिखा, तो आपका जो लेखन है उस पर थोड़ा रोशनी डालिए कि किस किस तरह के कथानक, किस तरह के विषय, किस तरह के पहलू आपने अपने लेखन में शामिल किया। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आसपास जो द्रवित होने वाली घटनाएं होती हैं और आसपास जो दिल को छूने वाली घटनाएं होती हैं, आसपास प्रेरक प्रसंग मिल जाते हैं, तो ऐसे विषय हमारी कविता और कहानी और उपन्यास के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे बुधिया फिर अनाथ हुई और शायद कजरी, और शायद कजरी एक ऐसी कविता और कहानी है जिसमें एक महिला एक प्रोफेसर के घर के सामने रहने आती, झोपड़पट्टी में चौकीदार, तो प्रोफेसर साहब उसको देखते हैं कि बहुत कुल वधू की तरह बिंदी लगाती है और मांग भरती है। कुछ दिन बाद उसका जो पति रहता है चौकीदार, वो शराब पी के उसको मारना पीटना करता है, फिर कुछ दिन में वो विधवा हो जाती है। तो ये सामाजिक जो विसंगतियाँ हैं इसको हमने दर्शाया है, और घर के आसपास ही आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्मिक चीज़ें और सामाजिक विसंगतियाँ ये सब आपके आसपास हैं। इसी को लेके आप लिख सकते हैं, गुण सकते हैं और समाज को संदेश दे सकते हैं। साहित्यकार का काम ही है कि आप जो विसंगति पैदा हो रही है तो उसको दिखाना है समाज को, और समाज इससे समझता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कहानीकार और कवि अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। आप कैसे तय करते हैं कि आपको इस घटना या इस कथानक पे कहानी लिखनी है, कविता लिखनी है, या ये उपन्यास का विषय है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि दिल को छूती है कोई बात, चाहे वो मिठाई वाले का बच्चा हो, मिठाई वाला का बच्चा जो बैठता है उसकी भी खाने की इच्छा होती है, तो उससे यदि कोई पूछता कैसे तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो बोले होती है, तो बोले कैसे खाते हो मिठाई, तो बोले जब पिताजी चले जाते हैं तो चुपके से एक उठा लेते हैं। तो ये देखिए बच्चे के बाल मन की, मतलब आप बाल्यकाल से शुरू करो ज़िंदगी की तो आपको कहानियाँ ही कहानियाँ मिलेंगी। आपके जो घर में काम करने वाली है वो अपने बच्चे को भूखा रख के आपके यहाँ खाना बनाने आती है, तो उसको लगता है कि मेरा बच्चा भूखा है और मैं यहाँ खाना बनाने आई। तो ऐसी तमाम चीज़ें आप मतलब रास्ते में जाएंगे तो आपको भिखारी मिल जाएगा। एक कोरोना के समय में एक भिखारी से मैंने पूछा कि मैंने कहा यार तुम ना मास्क लगाया और ना कुछ, सड़क में भीख मांग रहे हो, तो बोले साहब हमको भगवान उठा के क्या करेगा, हमको उठाना होता तो हमको भीख मांगने के लिए क्यों भेजता है। तो ऐसी मार्मिक कहानियाँ आपको हर जगह मिल जाएगी, चाहे आप घर में हो, बाहर हो, एयरपोर्ट में हो, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, हर जगह आपको ऐसी मार्मिक कहानियाँ मिलेंगी, ऐसे मार्मिक दृष्टांत मिलेंगे। और कई चीज़ें तो आपको दिल को छूने की इच्छा होगी तो आप उसको तुरंत वहीं रच के वहीं लोगों को सुनाओगे, क्योंकि आप यदि कोई चीज़ को याद रख सकते हो नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे उसको।
तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं हिंदुस्तान में, खासकर जो दिल को छूने वाली हैं, बड़ी संवेदनशील हैं और दिल को छूने वाली हैं। ऐसी चीज़ें आप लिखेंगे तो लोगों को पसंद भी आएगी। प्रेमचंद क्यों सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं? क्योंकि सरल तरीके से लिखते हैं। जी, अब तक जो अभी जैसे मैंने पूछा, मेरा सवाल यहाँ ये था कि आपने जो कुछ देखा उस पर कहानी लिखनी है, उस पर कविता लिखनी है, या उसको उपन्यास की शक्ल देना है? कहीं ना कहीं उसके लिए सोचते हैं, या जो ही देखते हैं जो आपको लगता है वो भाव जैसे शुरू होते हैं उस हिसाब से वो आकार ले लेते हैं, कहीं कहानी का, कहीं कविता का और कहीं उपन्यास का? साहब, मेरे घर के बगल में एक मकान बन रहा था। जो मजदूर आई थी तो वो दीवार की छांव में उसकी बच्ची लेटी थी और बच्ची के शरीर में कपड़े कम थे। बच्ची थी 8 महीने की। मैंने पूछा उसका नाम क्या है, तो उसने बताया गंगा। गंगा नाम बताया। तो चिलचिलाती धूप जून की और वो दीवार की छांव में बच्ची लेटी थी, तो उसका नाम था गंगा। तो मैंने एक कविता लिखी थी, तपती दोपहर में गंगा। मैंने लिखा गंगा को वो सब नहीं मालूम है जो समाज में क्या विसंगतियाँ होती हैं, और जब लोग एसी और कूलर में बैठे हुए हैं तब ये नन्ही बच्ची गंगा एक पत्तल में सोई हुई थी और किलकारी मार रही थी। उसको दुनिया के बारे में नहीं मालूम था कि आगे चल के उसको क्या क्या झेलना पड़ेगा, किन विसंगतियों से गुजरना पड़ेगा, कि कितनी कितनी ठोकरें खानी पड़ेंगी। तो ये तपती दोपहर में गंगा लोगों को जब मैंने सुनाई तो वो बहुत द्रवित हुए, लोगों के आंखों में आंसू भी आए। तो ये एक सब्जेक्ट था कविता का। इस पर कहानी भी लिखी जा सकती है कि गंगा छोटी थी तब उसने कितना स्ट्रगल किया, कितनी गरीबी देखी, और बड़े होकर उसने क्या क्या झेला, या बड़े होकर उसने बहुत स्ट्रगल किया और अच्छी बड़ी महिला बनी। तो ये कहानी का सब्जेक्ट भी हो सकता है। और ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कहानी के लिए भी होती हैं, कि जहाज़ में एक बच्चा छूट जाता है, वो किन के हाथों में पड़ता है, फिर उसे बताते हैं कि तुम वहाँ छूटे थे, तो बच्चा पता लगाने आता है कि मेरे माँ बाप कौन थे, तो वो बड़ा आदमी होकर माँ बाप से मिलने जाता है। तो ऐसे कई सब्जेक्ट होते हैं जो आपके आसपास होते हैं। उसमें आपको आपके कैपेसिटी पे, आपकी क्षमता पे ऊपर है कि आप उसको कहानी लिखो, या आप उस पर उपन्यास लिखो, या उस पर कविता लिखो। लोगों के कवि सिर्फ उसमें कविता लिख सकता है, क्योंकि मैं कहानी भी लिखता हूँ, उपन्यास भी लिखता हूँ। तो कविता, उपन्यास और वो तीनों चीज़ों का सब्जेक्ट होता है। विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है, आपके आसपास भी हो सकती है। आप पे कहानी लिखी जा सकती है, मुझ पे लिखी जा सकती है, आप पे लिखी जा सकती है। तो कहानी लिखने का सब्जेक्ट के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट आपका जो विषय वस्तु है वो आपके सामने रखी हुई है। अभी आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि उसको किस तरह आम पाठक के सामने पेश करते हो। आपकी कविता स्त्रियां नदियां होती है, आपने जिक्र किया बुदिया रचना का भी। एक पुरुष लेखक के नाते अपने महिलाओं से जुड़े हुए विषयों को क्यों प्राथमिकता दी? या यूँ कहें कि आपको लगता है कि ये लेखन जो है वो ज़्यादा अपना असर रखता है पाठकों के बीच में? नहीं, देखिए, पाठकों का मूड को आप नहीं पहचान सकते जी। उनकी जो लेखनी उनको कितनी समझ में आती है, कितना अच्छा समझते हैं, कितनी गहराई से समझते हैं, ये हर पाठक। आप यदि कविता लिखते हैं और आपका एक पाठक यदि उसको अच्छे से पढ़ता है तो आपकी सफलता है। तो ये स्त्रियां नदियाँ होती हैं। मैंने एक कविता लिखी थी, बेटियां कलेजे का टुकड़ा होती हैं। देखिए साहब, मेरे मित्र की 2 बेटियां थी, तो उनकी बेटी की शादी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक कविता लिखिए। तो मैंने लिखा कि बेटियां नदियाँ होती हैं, बेटियां वेदों की ऋचाएँ होती हैं, बेटियां घर की शान होती हैं, बेटियां घर की आन होती हैं। तो इस पर मैंने लंबी कविता लिखी, और जब मैंने उनको सुनाया तो उनके आंखों में आंसू आ रहे थे। तो स्त्री जो है ना, आज की स्त्री जो आगे भी बढ़ रही है, थोड़ी घर में भी बैठी है, तो स्त्री विमर्श भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। और मेरी अभिरुचि भी है। मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है। तो स्त्री विमर्श से ज़्यादा अच्छा अभी मुख्य धारा में लिखा जाना मैं नहीं समझता कि इससे कोई श्रेष्ठ होगा, क्योंकि अब तक स्त्रियों के बारे में कम लिखा गया, सनातन धर्म से लेकर अभी तक का। यदि आप दुर्गा के 9 रूपों को लोगे आप, तो दुर्गा के 9 रूप क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि स्त्रियों पर ज़्यादा जोर देकर स्त्रियों को उत्थान के बारे में बात करें, स्त्रियों के विकास के बारे में बात करें, उन पर केंद्रित रचनाएं लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझकर उनको आगे बढ़ने का मौका दें। जी,
आपकी जो ज़्यादातर रचनाएं हैं उनमें कहें कि स्त्री विमर्श या स्त्रियों पर आधारित रचनाओं का एक क्या? देखिए 70 कविताएं मैंने स्त्रियों पर लिखी हैं, जी। उसका एक संग्रह आने वाला है। और एक ही कथानक में जो कविता कहानी, उसमें 11 में से 7 कहानियाँ स्त्रियों पर हैं। तो स्त्री विमर्श पे मैं अभी अच्छे से काम करूँगा और भी करूँगा, उपन्यास भी लिखूँगा। तो अभी जो मैंने उपन्यास जो सोचा है, यह 70 कविताएं सोची हैं, वो स्त्रियों पर ही केंद्रित हैं और एक किताब का रूप लेके आपके सामने आएंगी। स्त्री विमर्श आपने जैसे कई बार जिक्र किया कि स्त्री विमर्श पे आप लिख रहे हैं, लिखा जाना चाहिए और उस तरह स्त्री विमर्श को लेके भी, इस जो शब्द है उसको लेके भी कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, या कहें कि कई लोगों का या लेखकों का ये मानना होता है कि इसका भी कहीं ना कहीं मिसयूज या दुरुपयोग होता है कई बार लेखन के मामले में। आप क्या सोच रखते हैं, कहाँ तक स्त्री विमर्श तक कहाँ तक जाना ठीक है और इसको किस रूप में गलत संदर्भ में ले जाना गलत है? देखिए, जहाँ तक स्त्री विमर्श की बात है या स्त्रियों पर केंद्रित रचनाएं लिखी जानी है, तो जहाँ तक वो टेक्स्ट में है, रचनाएं हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अब उसको OTT में ले जाएंगे और गलत तरीके से पेश करेंगे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और आज जो हो रहा है फिल्मों में, तो ये तो देश को, युवाओं को और पाठकों को दिग्भ्रमित करने वाली बात है। स्त्री विमर्श के नाम पर उनके एक उद्देश्य को लेकर चलें, उनके विकास को लेकर चलें, उनकी शिक्षा को लेकर चलें, उनके चरित्र को लेकर चलें। उसका शारीरिक विज्ञापन नहीं करना है अपने को कतई, जैसा कि OTT वगैरह में दिखा रहे हैं। ये दिग्भ्रमित और दिशाहीनता वाली बात है। इसमें स्त्री विमर्श को नहीं घसीटना चाहिए। स्त्री विमर्श विशुद्ध रूप से दलितों की, जो दलित स्त्रियों की जो दशा है, दिशा है, उसको बदलने के लिए है। और स्त्री विमर्श इसलिए भी है कि उनको सही दिशा दें, उनको नई शिक्षा दें और राष्ट्र के नाम से वो काम आए, देश को उन्नति दें, इसी संदर्भ में होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, लेखन में स्त्रियों का जो रोल है, जो भूमिका है, वो कम है या उनकी बातें वहाँ तक पहुँच पा रही है पाठकों तक जो वो पहुँचना चाहते हैं? स्त्रियाँ लेखिकाओं की बात कर रहे हैं जी, लेखिकाएँ। देखिए, स्त्रियाँ लेखन अभी काफ़ी लेखिकाएँ सामने आई हैं और लिख भी रही हैं। पुरानी जो लेखिकाएँ थी, अमृता प्रीतम, मालती जोशी वगैरह, इन्होंने भी खूब लिखा है और खूब नाम कमाया और खूब लोग पढ़े हैं। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण पाठन में रुचि धीरे धीरे कम हो रही है। तो मेरा स्त्रियों से भी निवेदन है, लड़कियों से भी निवेदन है, नई बालिकाओं से भी, कि पढ़ें और फिर खूब लिखें, क्योंकि स्त्रियों का रेशियो थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है लेखन में। क्योंकि लेखन थोड़ा कष्ट साध्य काम है, शुष्क है, इसमें रिजल्ट भी धीरे से मिलता है, बहुत देर बाद मिलता है जब आप बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, इस साहित्य के लेखन में, मेहनत में आपका साथ कोई नहीं देगा, खुद को स्वयं को लिखना पड़ेगा। आपकी पत्नी, बच्चे, पिताजी, माताजी, चाचा, भाई, ये सब आपके साथ में नहीं होंगे, क्योंकि आपको लिखना खुद है और नए नए विचार आपको खुद लाने होंगे। अध्ययन करेंगे तब आप लिख पाएंगे, पाठन करेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये अत्यंत कष्ट साध्य काम है। और निरंतर लिखने के कारण समाज में क्रांति भी आ सकती है, क्योंकि साहित्य जो है उसी पे आधारित सब फिल्में बनती हैं, नाटक बनते हैं और टेलीफिल्में बनती हैं। तो लेखन अत्यंत आवश्यक है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। और लेखन जो है वो एक अमोघ शक्ति है, चाहे स्त्री हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों। तो स्त्री लेखन और बूढ़ों और बच्चों के लिए लिखा जाना इसलिए भी ज़्यादा अच्छा है कि आज समाज उनको उपेक्षित करते जा रहा है। नई पीढ़ी जो लिख रही है, नए जो लेखक आ रहे हैं, उनके लेखन को लेकर आपका क्या मानना है? बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। देखिए, जब भी फ्रेश नई ताज़ी हवा आती है तो नए विचारों को लेके आती है। तो वो जो नए लेखक हैं और नया नया जो लिखा जा रहा है, वो देश की मुख्य धारा में बड़ी बड़ी जो मैगज़ीन है, प्रतिनिधि पत्रिकाएं हैं, वो सब लिख रही हैं, अच्छा लिख रही हैं। और देखिए, सांस्कृतिक रूप से तो वो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन समाज में जो घट रहा है उसको वो सही तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये शुभ संकेत है। कोई मैसेज, कोई संदेश आप जो नए लेखकों को देना चाहें? नए लेखक बहुत टैलेंटेड हैं और नई नई विधा में लिख रहे हैं, नए तरीके से लिख रहे हैं और बड़ी बारीकियों के साथ लिख रहे हैं। मेरा संदेश यही है कि आप दिग्भ्रमित ना हो। जैसे व्यंग्य और हास्य में बहुत बारीक फ़र्क है, वैसे ही श्लीलता और अश्लीलता में बारीक फ़र्क है।
तो अश्लीलता को किनारे करके श्लील और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत यदि आप लिख सकते हैं तो ये देश की सेवा होगी, साहित्य की सेवा होगी और सरस्वती की सेवा होगी। संजीव जी, आपकी कोई एक पसंदीदा कविता जो आप इस खास मौके पर सुनाना चाहें? जिंदगी इतनी खुशगवार हो जाए कि मौत भी आए तो शर्मसार हो जाए, और मौत हो इतनी शहीदी और शानदार कि ज़िंदगी भी शर्मसार हो जाए। क्या? और ज़माने से मिले ज़ख्मों को जियो ऐसे, ज़माने से मिले ज़ख्मों को जियो ऐसे कि रिश्ता हुआ लहू भी शर्मसार हो जाए, कि रिश्ता हुआ लहू भी शर्मसार हो जाए। और दोस्तों के बीच ना हो इतनी कभी तलखी, कि दोस्तों के बीच ना हो कभी इतनी तलखी कि हमें दुश्मनों पे एतबार हो जाए, कि हमें दुश्मनों पे एतबार हो जाए। और इंसान न कभी इतना जहरीला हो संजीव, और इंसान न कभी इतना जहरीला हो संजीव कि हमें सांपों से प्यार हो जाए, कि हमें सांपों से प्यार हो जाए। और सरजमी पे बहा दो पसीना इतना, और सरजमी पे बहा दो पसीना इतना कि बहता हुआ पसीना भी खुशबूदार हो जाए, कि बहता हुआ पसीना भी खुशबूदार हो जाए। बहुत खूब। कि ज़िंदगी हो इतनी खुशगवार कि मौत भी आए तो शर्मसार हो जाए। क्या बात जी, बहुत बहुत आभार आपका संजीव जी। अरे आभार तो आपका। आपने लेखन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डाली। फिर से आपको बहुत बधाई आपकी पुरस्कृत रचना के लिए। तो ये थे रायपुर के संजीव ठाकुर जो हमारे साथ चर्चा कर रहे थे अपने लेखन के बारे में। और इनकी कविता स्त्रियां नदियां होती है, इसको पत्रिका का सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार हासिल हुआ है। वक्त हो चुका है, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।